जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले आपको दिखाया बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी, क्यों गैरसैंण को लेकर एक मांग चल रही है। और कल 9 नवंबर है, उत्तराखंड का यानी राज्य स्थापना दिवस है, रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन गैरसैंण की जो मांग थी वो आज भी अधूरी है। गैरसैंण मुद्दा कई बार विधानसभा के अंदर उठ चुका है, लेकिन ढाक के 3 पात उस पर हुआ कुछ नहीं है। 2004 को बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी अपना बलिदान दे देते हैं गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, लेकिन ढाक के 3 पात सरकारों के कान में, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कान में जूं तक नहीं रहेंगी है। बातें हर कोई करता है, दावे हर कोई करता है, लेकिन काम अभी तक इस पर नहीं हो पाया है। इस समय भारत न्यूज लाइव की टीम जो है वो रतुड़ा चांदपुर गांव पहुंची है। रात का वक्त है, हम आपको गांव लेके ले आए हैं। ये देखिए तंग गलियां हैं गांव की, और सामने देखिए लाइट जल रही, तमाम मकान है वो पहाड़ों में। ये खेत है, खलियान है, और इन्हीं को बचाने की ही तो लड़ाई है। जो बंजर हो रहे हैं खेत, नीचे कुछ खेत हैं वो बंजर भी हो रहे हैं, और बंजर खेतों को बचाने की लड़ाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई है, यानी कि अच्छा शिक्षा मिले। जो स्कूल खाली हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चौखटिया से लोगों को पदयात्रा निकालनी पड़ती है राजधानी देहरादून तक भी, क्यों आज भी शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, क्यों आज भी जो पलायन है उसको गंभीरता से एड्रेस नहीं किया गया है। और मैंने अपने हर शो में कहता आया हूं कि जो पलायन आयोग है उसका खुद पलायन होकर वो पौड़ी से देहरादून आ गया है। यहाँ पे ग्राम प्रधान है, हमें पता चला कि जो उस गांव के ग्राम प्रधान है वो यहाँ पर रहते हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि शायद उनसे हम बेहतर स्थिति जान पाए। ये घर है, देखिए ये कुछ ही घर रह गए हैं पहाड़ों में, बाकी सारे घर जो हैं वो अब राजधानी देहरादून शिफ्ट होते जा रहे हैं, हल्द्वानी शिफ्ट होते जा रहे हैं। और ये बात तो विधानसभा में विधायक खुद उठा रहे हैं। ये कुछ घर भी तब तक है, ये घर नहीं है सिर्फ, ये यहाँ के हम कहें तो ब्रांड एम्बेसडर हैं गांवों के, जो गांवों की संस्कृति और जो भौगोलिक परिस्थिति जो है उसका जो समन्वय है, बैलेंस है, उसको बनाए हुए हैं। ये वो लोग हैं उस संस्कृति के, असल मायने में पहाड़ों की सभ्यता और संस्कृति के ये लोग ध्वज वाहक है। नहीं तो हर कोई राजधानी देहरादून हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं? जी बढ़िया है। सबसे पहले तो जीत के बधाई। निर्दलीय जीते या बहुत मेहनत करनी पड़ी नेताओं की तरह? मेहनत करनी पड़ी है सबकी तरह। 4 कैंडिडेटों में मैं प्रधान बनाऊं। उम्मीदें तो बहुत होगी। हमारे पूरे गांव का बहुत बड़ा सपोर्ट। मैं आपकी उम्मीदों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं को आपसे उम्मीदें बहुत होगी। नहीं तो उम्मीदें क्यों गाँव आएंगे वोट दिलाएंगे। निर्वाचित भी किया है सभी लोगों ने, और मैं चाहता हूँ भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, और यही मेरी उम्मीदें भी हैं। और आप देख ही रहे हैं कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? हमारे लगभग 250-300 परिवार का मवासा का गांव है ये। और अभी फिलहाल में तो प्रेजेंट में इतने हैं नहीं, सारे लोग पलायन कर चुके हैं गांवों से। अब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? अभी हैं लगभग 12-15 नहीं, लगभग हैं 50-60 से ऊपर ही हैं अभी भी। जो है माने बुजुर्ग लोग घरों में हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं अपने रोजगार के वजह से, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से घरों में कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा दीक्षा भी गांव में वैसी है, बढ़िया ढंग की हो नहीं पाती है, इसलिए सारे लोग पलायन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव संवर सकें दोबारा से जैसे पहले थे। खेती बाड़ी की और किसी का मोह नहीं है, जैसे गांव में कई बंजर हो रहे हैं, खेत बंजर हो गए। हाँ, हमारे यहाँ के तो सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ के तो मतलब बिल्कुल डर है चकबंदी को लेकर कि कहीं ये खेत जो है, ये खेत भी कहीं इसमें जंगल उगा है, पेड़ उगाए तो कहीं ये फॉरेस्ट में समाहित ना हो जाए लैंड। समाहित भी हो। और आपकी जमीन जो है, आप उसमें कल खुद बोले भैया ये तो मेरी थी, ये यहीं पे कहीं मेरी जमीन हुआ करती थी। सही बातें हैं ये। और आज हमें जो 2-4 लोग गांव में रह भी रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत है जंगली जानवरों से और कई चीजों से, जो कि बंदर हैं, सुअर हैं और अन्य जंगली जानवर या बाघ। यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई है आपके गांव में कि बाघ आए, तेंदुआ आए, किसी को खा गए? भगवान का शुक्र है कि हमारे गांव में किसी इंसान पर, भगवान पे भरोसा, सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकारों पे तो क्या भरोसा करना, सरकारें कुछ कर भी नहीं रही गाँव। राम भरोसे हो या सरकार भरोसे हो? राम भरोसे ही है, राम भरोसे ही चल रहा है जो भी कुछ कर रहा है। अभी देखो हमारे चुनावों को 3 महीने हो चुके हैं, अभी ग्राम प्रधान ऐसे हैं कि पैदल ही चल रहे हैं, उनको कोई शपथ नहीं हुई है अभी तक भी। तो राम भरोसे ही है सब कुछ। ये तो कहा जाता है कि भाई जो गांव का ग्राम प्रधान होता है भाई,
वो ग्राम प्रधान नहीं होता, प्रधानमंत्री से कम नहीं होता। हाँ सही है। तो आपकी पावर कितनी कम कैसे हो गई? पावर अब हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री हो गाँव के। जब तक हमको पूरा अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम उस अधिकार का सदुपयोग भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि जो विकास योजनाएं हैं जो गांव में पहुंचाने की जो बातें कर रहे हैं, फिलहाल पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसे चैलेंजिंग है, पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा, कि हमारे यहाँ रोड की हम 20 सालों से रोड के लिए लड़ रहे हैं। जो ये सुर का बैंड से रतुड़ा हरजन बस्ती से होकर और कल्लाकोट तक ये रोड जानी थी, उसका हमारे यहाँ 3-4 बार का सर्वे हो चुका है। उसके बाद पिलर भी लग चुके हैं, लेकिन वो रोड अभी तक स्वीकृत नहीं हो पा रही है कि उसका मतलब कोई काम शुरू हो सके। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी यहाँ पे, ये सड़क जब हम आते हैं आपके गाँव की तरफ, तो नीचे एक सड़क जो है ये गैरसैंण की तरफ भी जा रही है। हाँ, ये लेकिन उसकी स्थिति देख के लगता नहीं कि वो सड़क राजधानी को जा रही है। वो सड़क देख के तो लगता है कि यार वो तो पता नहीं किसी तंग गली की तरफ जा रही है। हाँ मैं बताऊं तो अभी लगभग 10-15 सालों से ये स्थितियां ज्यादा हुई है। हमारी जो मेन हाईवे रोड है गैरसैंण वाली है, चाहे ग्वालदम वाली है, और हमारी यही लिंक रोड जो है हमारी बैनीताल वाली, रतुड़ा वाली, इसका भी इतनी स्थिति खराब हुई है कि बता नहीं सकते। आप सब देखने वाले हैं, आप भी आए हैं तो आपको भी पता लगा होगा। और हमारा इस गांव से आपको पता है, ऊपर रोड से आप नीचे आए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, और नीचे की रोड भी देखते हैं तो कम से कम 3-4 किलोमीटर नीचे है। तो हमें जब कोई बुजुर्ग या कोई बीमार हो जाता है, कोई महिला पीड़िता होती है, उसको ले जाने में कई दिक्कतें होती है। कई बार तो हम कुर्सियों की वजह से, इस जो गांव में डंडियां होती है बनी होती, उसकी वजह से उसके सहारे से लेके जाते हैं। तो कई लोग तो हमारे नीचे के यहीं गांव के दम भी तोड़ चुके हैं आधे रास्ते में। प्रसव पीड़ा से भी दम तोड़ रही थी महिलाएं, जैसा भी चौखटिया में देखा हमने, और कई जगह आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, कि महिलाएं जो हैं प्रसव पीड़ा से दम तोड़ दे रही हैं। बुजुर्ग क्या, इतने बुजुर्ग भी नहीं थे जो दम तोड़ चुके हैं, कि मतलब ठीक ठाक इंसान जो 40-45 या 50 के बीच का होता है, बीमारी की वजह से जल्दी से ऊपर रोड में नहीं पहुंच पीड़ा से किसी महिला की जान गई है? क्योंकि सरकार कह रही है फिलहाल तो ऐसी घटना, क्योंकि ऐसी घटनाएं ना हो। हमने देखा चौखटे की घटना बड़ी दुखद है, और बाकी जो घटनाएं बड़ी दुखद, बहुत बड़ी विडम्बना है इस चीज की भी, कि जो ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी अनहोनी हम अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन कई लोगों की जान गई है बीमारी की वजह से, जो इलाज नहीं मिल पाया, वक्त पे इलाज नहीं होता है। और अगर रोड सामने होती, सुविधाएं सामने होती, तो तुरंत एम्बुलेंस में उसका। मांग तो ये चल रही है ना प्रधान जी, कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि कल उत्तराखंड का कल राज्य स्थापना दिवस है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्य साथ में बने, और बाकी 2 अन्य राज्य उनके पास स्थायी राजधानी है। हमारे पास एक स्थायी राजधानी भी नहीं है। हमारी उत्तराखंड की यही विडंबना है कि हमें एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई अभी तक, जो कि जिस वजह से हमारे जो विकास के कार्य हैं वो रुके हुए। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, एक सिर्फ नाम के लिए हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल खुला हुआ है, और उस वहाँ पे अभी तक कितना दूर है यहाँ से? आपका हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से? लगभग हमारा 8 से 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सिमली में बेस हॉस्पिटल अब मैं देख रहा हूँ, जब आ रहा था रास्ते में, अब जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे सिमली में बेस हॉस्पिटल बनाने को लेकर। क्या है वो मामला, क्या है? वो यही है कि अभी तक पूर्णतः उसमें पूरा कार्य नहीं हो पाया है। ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना वहाँ पे कोई फैसिलिटी है, ना कुछ है, ना कोई नोटिफिकेशन है। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? क्या लगता है कि राजधानी अगर गैरसैंण होती, स्थायी राजधानी होती, तो क्या रोजगार का समाधान होता? क्या पलायन रुक जाता? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, क्या वो दुरुस्त हो जाती? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ जो अब हो रहा है उसके बाद कम होगा। हमारे यहाँ गैरसैंण राजधानी बनेगी तो हमारे जो नजदीकी जो इलाका है उसका विकास होगा। हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पढ़ने की सुविधा अच्छी होगी, और कई सुविधाएं ऐसे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। और हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का साधन जरूर। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ये स्थायी राजधानी हमें गैरसैंण दे, गैरसैंण जल्द से जल्द गैरसैंण राजधानी बनाए, और हमारे जो हमारे प्रधानों की शपथ नहीं हुई, खासकर ये अभी 3 महीने हो चुके हैं। हमने बीच में आंदोलन भी किया था, हम धरना पे भी बैठे थे। उसके बाद गोपेश्वर में भी गए थे, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक वो डेट पे डेट दे ही रहे हैं। अभी इस स्थापना दिवस के बाद कह रखा है कि उसके बाद हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि हो जाए। आप भी रहते, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, यही गांव में रहते हैं।
नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलदेव है सर। क्या नाम है? बलदेव है। बलदेव जी। या, जी बलदेव जी, अभी हमने कुछ समय पहले देखा, हाँ, तमाम राजनीति चल रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो कहते हैं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बना दो, गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। बीजेपी कह रही है कि राजधानी अगर कोई बनाएगा तो बीजेपी ही बनाएगी। उत्तराखंड में जो स्थायी राजधानी की बात हो रही है गैरसैंण को। और एक चीज और है कि मैं एक सवाल और ले लेता हूँ साथ में, जो नैनीताल हाईकोर्ट के जज हैं राकेश थपलियाल जी, जो जज हैं, वो कहते हैं कि अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होती है, गैरसैंण स्थायी राजधानी होती, तो आज शायद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताएं जो है इसके लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता, और ये योजनाएं जो है ये गांव गांव हर जिले में पहुंचती। क्या लगता है, उनकी बात से कितना सहमत है आप? नहीं, हम तो यही चाहते हैं भाई गैरसैंण में राजधानी हो। हमें जो गरीब आदमी है वो वहाँ पे जा पाएगा। लेकिन देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं आपको अभी भी हाँ, फाइलों के लिए। क्यों नहीं? देहरादून में क्या दिक्कत है? मतलब जनता पूछेगी कि गैरसैंण में ना होकर देहरादून में अगर स्थायी राजधानी है बन जाती है, क्योंकि देहरादून को लेकर भी जो कांग्रेस के विधायक है तिलकराज भेड़, उन्होंने कहा कि देहरादून को स्थायी राजधानी बना दो। तो क्या लगता है देहरादून को स्थायी होने से क्या नुकसान होता है गाँव गाँव में? क्योंकि आप गाँव में, पहाड़ को क्या नुकसान हो रहा है अगर स्थायी राजधानी देहरादून होती है तो? नहीं, नुकसान तो ये होता है ना कि गरीब आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता है यहाँ से। अब नजदीक में होता तो सभी नजदीक वाले तो फिर ये बोलेंगे हरिद्वार वाले की देहरादून में नजदीक है हमारे, तो देहरादून कर दो। नहीं तो पहाड़ों को क्या नुकसान है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पहाड़ों को क्या नुकसान है? पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं होने से पहाड़ों को क्या नुकसान हो रहे हैं, गांवों को क्या नुकसान हो रहे हैं? पहाड़ों में कोई विकास हो नहीं पा रहा है, प्लेन हो रहा है, पलायन हो रहा है। हाँ हाँ, तो फिर यही दिक्कत है। और क्या कह सकते हैं। देखिए दिक्कतें बहुत है। मैं देख रहा हूँ बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी ज्यादा दूर नहीं है, आपके गांव से कुछ दूरी पे अनशन किया 38 दिनों का, उन्होंने मांग उठाई। 2004 में वो बलिदान दे दिया अपने प्राणों का उन्होंने, लेकिन मांग आज भी अधूरी है। आज भी अधूरी है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है अभी भी। सरकारों को क्या मैसेज देंगे? सरकार को यही कहते हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, जो काम अधूरे छूटे हैं उन्हें पूरा करो। मांगे पूरी करो, जो काम अधूरा है उन्हें पूरा करो। और इस समय यहाँ बैठकर बस एक पंक्ति याद आ रही है, माना कि आगे उजाला है और देखिए पीछे जो है ना मेरे, बहुत घना अंधेरा है। इस अंधेरे में कभी भी बाघ, तेंदुआ कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती है, अक्सर हो जाती है। देखिए बड़ा अंधेरा है, पीछे अंधेरा दिख रहा है। देखिए पीछे जंगल उगाए हैं, पीछे जंगल उगाए हैं। ये शायद हो सकता है किसी का खेत रहा होगा, लेकिन अब वो क्योंकि देहरादून बस गए साहब, हल्द्वानी मकान बना लिया, तो अब उनके खेतों में भी ना जंगल उग रहे हैं। अब डर है कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में ये लैंड शामिल ना हो जाए, समाहित ना हो जाए, तो उनके खेतों का क्या होगा, उनकी जमीनों का क्या होगा, जो उनकी पुरखों की गाड़ी कमाई, यानी मैं कहूंगा पुरखों की पहचान के जो संकट है। जब उत्तराखंड बना तो कहीं ना कहीं एक अवधारणा थी कि हमारी भौगोलिक संस्कृति, पहचान, जो हमारी विरासत है, हम उसे कैसे आगे लेकर चले, वो कैसे बचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन से भी बड़े मुद्दे थे। हमारी पहचान, कि हमारी जब पहचान ही नहीं रहेगी तो हम भाई गर्व किस सभ्यता और किस संस्कृति में करेंगे जो विलुप्त होती जा रही है, और हम अपने आगे बच्चों को क्या संदेश दे पाएंगे। इस घने अंधेरे को देख के लगता है, एक लाइन याद आती है, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। इन्हीं उम्मीदों का दिया जला रहे हैं गांव के लोग, क्योंकि कहा भी गया है कि असली हिंदुस्तान तो गांव में ही बसता है। और जब तक गांव में विकास नहीं हो जाता, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ये तीसरे दशक का उत्तराखंड है, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान गांवों में ही बसता है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ रतुड़ा चांदपुरा गांव से अजय नौटियाल।